तो दोस्तों ये जो आरटी एक्ट 2009 है, ठीक है, इसे आखिर लागू कब किया गया था? तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 2010 में इसे लागू किया गया था, लेकिन बनाया गया था इसे 2009 में, और उसे एक अधिनियम की तरह पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और 3 जनवरी 2019 को इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो था संशोधन किया गया, जहाँ पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। तो ये तो थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लगातार तीनों वीडियोस में आप सभी के सामने रख रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम से पूछी जाती हैं। ठीक, तो चलिए बेसिकली हम यहाँ आए हैं धाराओं और अध्यायों के बारे में बात करने के लिए, जो आरटी एक्ट के अंतर्गत रखी गई हैं। तो आरटी एक्ट के अंतर्गत कुल 7 अध्याय रखे गए हैं। ठीक है, कितने? कुल 7 अध्याय रखे गए हैं, और इन्हीं अध्यायों में धाराओं को बांटा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जानने वाली बात है कि यहाँ पे धाराएं कितनी हैं। तो यहाँ पे कुल 38 यानी कि 38 धाराएं हैं, और अध्याय कितनी है? 7 अध्याय। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके जूनियर के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अब एक एक धारा पे बात करते हैं। पहली जो धारा है आरटी एक्ट 2009 की, वो कहती है कि इसके संक्षिप्त नाम और इसके विस्तार एवं लागू होने की तिथि के बारे में इसमें बताया गया है। यानी कि इसे लागू कब किया गया था? तो 2010 में इसे लागू किया गया था, लेकिन इसका संक्षिप्त नाम यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसका नाम क्यों पड़ा और इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बाद बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के अंतर्गत हर बच्चे को ये हक दिया गया कि वो शिक्षा को बराबर रूप से ग्रहण कर सकता है, चाहे वो अमीर तबके का बच्चा हो या फिर गरीब का, चाहे वो सक्षम हो या फिर अक्षम। ठीक है, चलिए दूसरी धारा देखते हैं। धारा नंबर 2 कहती है कि इस एक्ट के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली का अर्थ स्पष्ट किया गया। यानी कि यहाँ पर इस धारा के अंतर्गत कई सारे ऐसे शब्द थे, जैसे कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। कंपल्सरी एजुकेशन मीन्स व्हाट? कंपल्सरी एजुकेशन मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी हैं, किसी के भी बच्चे हैं, आपको ज़बरदस्ती स्कूल में डाला जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हर एक बच्चे को ये हक है कि वो स्कूल में जाके एजुकेशन ले सकता है, उसे किसी भी कारण से रोका नहीं जाएगा। ठीक है, अगली धारा नंबर 3 ये कहती है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नज़दीक के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8 से 8 तक मिलेगी। और स्कूलों में जो स्कूल आने वाले या आने जाने के जो बच्चे हैं या अन्य हेतु बच्चों को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा स्कूल में। यानी कि अगर बच्चा स्कूल में आता है तो उसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कहती है धारा नंबर 3। धारा नंबर 4 में ये वर्णित है कि उम्र के आधार पर प्रवेश, विशेष प्रशिक्षण या सहायता जिनमें तय समय सीमा में कक्षा के अन्य बालकों के बराबर लाया जा सके और 14 वर्ष की आयु के बराबर भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा। तो दोस्तों यह धारा ये कहती है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो पिछड़ गया है किसी भी कारणवश, तो अगर वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आता है यानी कि 1 से 8 तक, तो जैसे अगर बच्चा किसी कारणवश 1 साल पिछड़ जाता है एडमिशन में और बच्चे की एज हो चुकी है 6 से 7 वर्ष, तो बच्चा अब डायरेक्टली जा सकता है क्लास 2 में। ठीक है, तो इस धारा के अंतर्गत ये चीज़ मेंशन है। यानी कि ऐसा नहीं कि बच्चे की एज बहुत ज़्यादा हो गई है और उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन देंगे, ऐसा नहीं है। धारा नंबर 5 ये कहती है कि स्थानांतरण का अधिकार होगा बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल बच्चा कभी एक जगह पे रहता है और किसी कारणवश क्या पता बच्चे के पिता का कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, तो बच्चा दूसरे स्कूल में भी जाकर ट्रांसफ़र करवा कर पढ़ सकता है। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट ये कहता है कि राज्य के भीतर या बाहर अन्य विद्यालय में प्रवेश का अधिकार भी बच्चे को उतना ही होगा जितना कि खुद के विद्यालय में, खुद के प्रांगण के, मतलब खुद का बच्चा जिस विलेज के अंतर्गत आता है वो स्कूल
ठीक है, वहाँ पर अगर बच्चे ने प्रवेश ले लिया है तो उसे दूसरे स्कूल में भी प्रवेश लेने का अधिकार है। यानी कि किसी कारणवश अगर यहाँ नहीं ले पा रहा तो कुछ दूरी पर जो विद्यालय है वहाँ पर भी वो एडमिशन ले सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही स्कूल में बच्चा एडमिशन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है कि मांगे जाने पर तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में न तो विलंब न ही इसके अभाव में प्रवेश से इनकार किया जाएगा, और यदि इनकार करते हैं या टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में विलंब करते हैं तो सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यानी कि किसी भी कारण से बच्चा अगर दूसरी जगह एडमिशन ले रहा है और उसके पास टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी कहते हैं, अगर नहीं मिलता है या देरी हो जाती है तो बच्चे को किसी भी कारणवश उसे रोका नहीं जाएगा। ठीक है, अगर उसके पास नहीं भी है टीसी तो भी बच्चे को वहाँ पे रोका नहीं जाएगा। ठीक है, धारा नंबर 6 ये कहती है कि कानून लागू होने के 6 माह में स्कूल की व्यवस्था जहां आसपास कोई भी स्कूल ना हो, यानी कि जब 2010 में इसे लागू किया गया था तो ये सरकार की जिम्मेदारी बन गई थी कि बच्चे को अगर स्कूल नहीं है उसके आसपास के एरिया में, किसी भी गांव में स्कूल नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां पर एक स्कूल बनवाए। चलिए देखते हैं अगली धारा। तो अगली धारा कहती है कि केंद्र व राज्य सरकार धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कितना भी बजट बनता है, कितने भी स्कूल बनते हैं, पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। केंद्र इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक खर्च का आकलन करेगा और केंद्र राज्य की सलाह पर सहमति के आधार पर अनुदान देगा, और केंद्र राज्य को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की जो आवश्यकता का परीक्षण के लिए वित्त आयोग को निर्देश देगा। यानी कि पूरी सरकार की जिम्मेदारी होगी कहाँ पर खर्च होगा, कितना खर्च होगा, कितने भागों में खर्च डिवाइड करके देना है, और किस जगह पर ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, और कहाँ कहाँ पर इस धन का वितरण होगा, और जो बजट है वो किस तरीके से तैयार करना है, और कौन सी तकनीक से इन सारी चीज़ें या संसाधन उपलब्ध करना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। चलिए बात करते हैं धारा नंबर 8 की। तो धारा नंबर 8 में बताया गया है कि राज्य सरकार के क्या दायित्व हैं नौनिहालों के प्रति। यानी कि जो 6 से 15 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 15 वर्ष के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? राज्य सरकार का। इसके साथ साथ 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनका अनिवार्य रूप से स्कूल में प्रवेश दिलाना, उनकी उपस्थिति व प्राथमिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना, ये किसका काम है? राज्य सरकार का। इसके साथ साथ बच्चों के आसपास के जितने भी स्कूल होंगे, ठीक है, और कमज़ोर व पिछड़े वर्ग के, दोस्तों ये जो बातें की जा रही है ना ग्रामीण क्षेत्रों की जनरली, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ जनरली लोग अवेयर होते हैं इन सब फैक्ट्स के बारे में कि बच्चे को कितने टाइम पे एजुकेशन देनी है और कहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो जिम्मेदारी है बच्चे के एजुकेशन के प्रति, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। लेकिन ये चीज़ें तब मेंशन करी जा रही हैं जब बच्चा कमज़ोर तबके का होता है, पिछड़े वर्ग का होता है, जहाँ पर उसके साथ भेदभाव नहीं हो, तो ये भी जिम्मेदारी होगी राज्य सरकार की। इसके साथ साथ आधारभूत सुविधाएं जिनमें भवन आता है, शिक्षण आता है, ठीक है, और सामग्री जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, इन सब का जो प्रबंध है उनको सुनिश्चित करना। इसके साथ साथ आयु अनुरूप प्रवेश लेने पर अन्य बालकों के समान स्तर पर लेने के लिए विशेष प्रशिक्षण या प्रक्रिया सुविधा तय करना। ठीक, जैसे कि सेकंड क्लास का बच्चा है तो उसकी एज होनी चाहिए 6 to 7 ईयर्स। तो बच्चा जब डायरेक्टली स्कूल में जाता है एडमिशन लेने के लिए, दैट टाइम टीचर वहाँ पे बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन ना देकर क्या करेगा? सेकंड क्लास में एडमिशन देगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एज सेकंड क्लास में एडमिशन लेने के है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें कौन सुनिश्चित करता है? राज्य सरकार। इसके साथ साथ है शिक्षा पूर्णता सुनिश्चित कर, इसके साथ मॉनिटरिंग, जो स्टूडेंट्स यानी कि कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप उनको स्कूल से निकाल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन मॉनिटर करेगा? राज्य सरकार। इसके साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम तय करना, ये भी सारा राज्य सरकार का काम है। और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा, ये सब भी कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है,
चलिए अगली धारा की बात करते हैं। तो अगली धारा है धारा नंबर 9, जिसमें स्थानीय अधिकारियों के दायित्व के बारे में कहा गया है। तो ये धारा नंबर 9 के बाद से जैसे क्वेश्चन आपके जूनियर में पूछा जाता है कि आरटी एक्ट की धारा नंबर 9 क्या है, इसमें क्या वर्णित है, तो इसमें वर्णित है कि स्थानीय अधिकारियों के क्या क्या दायित्व होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगली जो धारा है धारा नंबर 10, ठीक, इसमें है प्रत्येक बच्चे के माता पिता, अभिभावक, संरक्षक की जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश लें और नियमित स्कूल जाएं। यानी कि पहले क्या था कि बच्चों का क्या था, राइट, फंडामेंटल राइट। ठीक, अब ये पिता की, यानी कि पिता क्या, अभिभावक यानी जो गार्डियंस है उनकी क्या बन गई है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत धारा नंबर 10 में जोड़ा गया था। अगला देखते हैं धारा नंबर 11। तो धारा नंबर 11 में 3 से 6 आयु वर्ग के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना और बालकों की देखरेख के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये सभी किसके दायित्व हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी। अगला है धारा नंबर 12। तो इसमें राज्य सरकार द्वारा स्थापित व संचालित स्कूल में प्रवेश लेने वाले बालक या बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उनकी पूर्ण करवाई जाए, ये भी है। इसके साथ साथ सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले निजी और जो सरकारी संस्थान है वहाँ पे प्रारंभिक कक्षा के कुल 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, सरकार की। इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकार द्वारा तय की गई राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि अगर 25% स्कूल, कोई प्राइवेट स्कूल छूट देता है बच्चों को, गरीब बच्चे को एडमिशन के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर जो तय राशि होगी, तो क्योंकि भाई प्राइवेट स्कूल है तो वो अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, तो ये धनराशि वो सरकार से वसूल करता है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यालय में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मांगी गई जो सूचना होगी उसको उपलब्ध करवाने के लिए जो स्कूल होगा वो बाध्य होगा। यानी कि स्कूल में कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चों को ब्लैक बोर्ड चाहिए, कितना चौक डस्टर अवेलेबल है, इसके साथ साथ में कि बच्चों के पास बुक्स जा रही है नहीं, ड्रेस की क्वालिटी क्या है, ड्रेस जा रही है नहीं, तो सारी जो जिम्मेदारी है ये सरकार की होगी। अगला जो है वो धारा नंबर 13, इसमें कहा गया है कि प्रवेश के लिए कोई फीस या फिर परीक्षा नहीं लेनी होगी और इसका उल्लंघन करने पर प्रवेश शुल्क के 10 गुना तक जुर्माना, प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में 25,000 व दूसरी बार में 50,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसा स्कूल या फिर स्कूल का प्रबंधन या फिर स्टाफ अगर बच्चे को एडमिशन देने के टाइम में उनसे शुल्क या फिर फ़ी जो है वो वसूल करता है और ऐसा करता हुआ कोई भी अधिकारी पाया गया या कोई भी कर्मचारी पाया गया स्कूल से रिलेटेड, इन दैट केस उस बच्चे की जितनी फीस है उसका 10 गुना जो है वो जुर्माना वो लिया जाएगा उस अधिकारी से या कर्मचारी से या फिर स्कूल से, स्कूल की कमेटी से। ठीक है, अगर पहली बार ऐसा करता पाया गया तो उससे 25,000 लिया जाएगा और अगर दूसरी बार वो ऐसा रिपीट करता है इसी टाइप का कृत्य तो उससे कितना लिया जाएगा, 15,000 के करीब में लिया जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये के लिए जुर्माना, 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा उस स्कूल की जो भी संस्था है उसको। अगली धारा यानी कि धारा नंबर 14 ये कहती है कि बालक की आयु के निर्धारण के लिए सरकार द्वारा तय किए गए दस्तावेजों को आधार माना जाएगा और जन्म तिथि व प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। तो धारा नंबर 14 ये साफ साफ कहती है कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पास उसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि उसका जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर का कोई रिपोर्ट कार्ड है, अगर उसके पास अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा किसी भी डॉक्यूमेंट के एब्सेंस में। ठीक है, तो सरकार ने डायरेक्टली ये चीज़ घोषणा कर दी है आरटी एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट धारा के ऊपर, यानी कि धारा नंबर 15 ये कहती है कि शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या सरकार द्वारा तय समय अवधि के दौरान या उसके बाद भी प्रवेश, तय अवधि के पश्चात प्रवेश की स्थिति में तय तरीके से अध्ययन पूरा करवाया जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, लेकिन इजीली अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये धारा ये कहती है कि कोई भी ऐसा बच्चा
जो कि जब स्टार्टिंग में एडमिशन स्टार्ट हो रहा था, सेशन स्टार्ट हो रहा था, तो बच्चा किसी कारणवश अगर एडमिशन नहीं ले पाया, अगर वो बीच सेशन में एडमिशन लेता है तो भी स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को उसका जो पाठ्यक्रम है उसको पूरे तरीके से उसको उसका अध्ययन करवाएगा। ठीक है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? स्कूल के टीचर्स की। यानी बच्चा किसी कारणवश अगर लेट में भी उसका एनरोलमेंट होता है, लेट में एडमिशन लेता है, तो भी उसको पूरी फैसिलिटी मिलेगी जो जो उस बच्चे को मिलती है जो कि पूरे साल पढ़ता है। ठीक है, तो शिक्षा को ग्रहण करना सबका अधिकार था। और ये जो धारा थी इसको जोड़ने के बाद जो कई सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं किसी कारणवश, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो धारा थी वो जोड़ी। दोस्तों, जो अगली धारा है, धारा नंबर 16, वो ये कहती है कि किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही स्कूल से निकाला जाएगा। और कम अंकों के आधार पर भी अगर बच्चा फेल होता है तो भी वहाँ पे उसे फेल नहीं किया जाएगा और बच्चे का ये पूरा अधिकार होगा कि वो नियमित स्कूल आए। यानी कि धारा नंबर 16 ये कहती है कि किसी भी बच्चे को स्पेशली तब फेल नहीं किया जाएगा जब वो निर्धारित पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, 100 में से बच्चे को 33% मार्क्स लाना जो होता है वो पास माना जाता है। अगर बच्चा इससे भी कम मार्क्स लेकर आता है तो बच्चे को यहाँ पर फेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये उसका अधिकार होगा कि वो नियमित स्कूल आए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर बच्चे को किसी भी कारणवश निकाला जाता है, उसके पास ड्रेस नहीं है, ठीक है, और या फिर वो प्रॉपर तरीके से बिहेव क्लास में नहीं कर रहा, तो इस चीज़ों के लिए भी बच्चे को वहाँ से निकाला नहीं जाएगा। यानी किसी भी केस में आपको बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना है। ठीक है, और बेसिकली अगर वो फेल भी होता है तो आप उसे दोबारा चांस दें 3 महीने का, ताकि वो अपने जो उसके उसके अंदर जो कमियां हैं उसको उससे ओवरकम कर सके। तो उसके लिए क्लास 5 और क्लास 8 निर्धारित की गई है, जहाँ पे बच्चा अगर किसी कारण से रिटेन हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसे आप 3 महीने के अंदर उसे आप मौका दीजिए कि दोबारा एग्ज़ाम दे और उसके बाद उसने जो सिलेबस जिसके कारण बच्चा पिछड़ गया है उसको दोबारा वही चीज़ है उसे वहाँ पे रिवाइज करी जाए। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? एक शिक्षक की। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो धारा नंबर 17 ये कहती है कि शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किसी भी बच्चे को नहीं किया जाएगा और न मारपीट, न अपमानजनक शब्दों का प्रयोग का उल्लंघन कर सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, कार्यवाही की जाएगी। यानी ये कहता है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। धारा नंबर 17 में ये वर्णित है। तो अगर एग्जाम में आता है कि धारा नंबर 17 किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि धारा नंबर 17 जो है वो संबंधित है शारीरिक प्रताड़ना से या मानसिक प्रताड़ना से। या बच्चे को कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि कोई टीचर जो होते हैं वो बच्चों के साथ में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग बिहेवियर करते हैं। मतलब बच्चा अगर क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो वो ये जाने बिना कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है या उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, टीचर उनको बहुत बुरे तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उन बच्चों से। ठीक है, क्योंकि है तो इंसान, ठीक है, उनकी भी कुछ कमियां होती हैं, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, कुछ टॉलरेंस लिमिट होती है। तो इन दैट केस टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बच्चे को बार बार समझाने सिखाने के बाद भी अगर वो नहीं समझ पाता है तो उसको फिजिकली टॉर्चर करते हैं। उनको बच्चे जो होते हैं उनके द्वारा बच्चे को पिटाई लगाई जाती है टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे टीचर की बुरी तरीके से पिटाई के कारण बच्चा जो होता है वो फिजिकली अक्षम हो जाता है, या उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, या कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कभी कभी तो टीचर बच्चों को इतने बुरे तरीके से पिटाई लगा देते हैं कि बच्चा स्कूल आना ही बंद कर देता है डर के कारण। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए धारा नंबर 17 ये कहती है कि किसी भी बच्चे से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना एकदम से वर्जित हो जाएगा। यानी कि बच्चे के साथ में प्रॉपरली बिहेव करना है टीचर को, ना ही उसे कोई अपमानजनक शब्दों का उसके ऊपर प्रयोग करना है और ना ही उसे फिजिकल या फिर मेंटल टॉर्चर करना है। ठीक है, और अगर कोई टीचर ऐसा करता पाया गया, यानी कि मेंटली हैरिश करना या फिर फिजिकली हैरिश करते हुए पाया गया, इन दैट केस टीचर के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं दोस्तों कि बच्चे के साथ में कई बार टीचर ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस भी पाए गए थे टीचर और स्टूडेंट्स के केस में। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ भी कार्यवाही करी जाएगी अगर टीचर इन सारी चीज़ों में लिप्त पाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा नंबर 18। तो धारा नंबर 18 कहती है कि बिना सरकार की पूर्वानुमति के व प्रमाण पत्र के कोई स्कूल नहीं खोला जा सकता और तय प्रारूप अवधि, तरीके व शर्तों के अधीन स्कूल खोलने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। यानी कि कोई भी ऐसा स्कूल जो कि मान्यता प्राप्त है, न मान्यता प्राप्त है, ठीक है, अगर कोई भी स्कूल पहले से यानी कि बिना सरकार को सूचित किए खोला जाता है, ठीक है, और सरकार के जो नियम है और शर्तें उनके अधीन नहीं खोला जाता या अवमानना करता है उन सभी चीज़ों की, तो वहाँ पर जो दंड है वो दिया जाता है स्कूल के प्रबंधक को या फिर उस जो भी वो संस्था चलाई जा रही है जिसके भी द्वारा, उन सबके द्वारा। और ये कैश के रूप में भी, ये रुपए के रूप में भी दिया जाता है दंड, यानी कि जुर्माने के रूप में भी दंड दिया जाता है। और कई बार स्कूल से मान्यता है जो वापस ले ली जाती है, ठीक है। तो धारा नंबर 18 उससे संबंधित है। देखते हैं अगली धारा क्या है। तो धारा नंबर 19 कहती है कि विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तें। 19 में है विद्यालय को धारा जो है वो विद्यालय को जो मान्यता प्रदान करती है वो कौन सी शर्तें हैं जिनके कारण या जिनके बेसिस पे विद्यालय को मान्यता दी जाए, ठीक है। तो आगे की जो धाराएं हैं वो इसी के संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी धाराएं जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। अगर उनको हम एक इस वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करें तो वो नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में करके आप सभी के सामने लेकर आए हैं इसे, ठीक है। तो धारा नंबर जो 20 है वो ये कहती है कि केंद्र सरकार द्वारा लिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन संभव, यानी कि कोई भी अधिसूचना जो है, ठीक है, उसमें संशोधन किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा लिखित रूप से, ठीक है। धारा नंबर 21 कहती है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन और संगठन व कार्य उसमें मेंशन है, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति में कौन कौन सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, ठीक है, और किनको यानी कि क्या पेरेंट्स उसमें शामिल है, क्या टीचर्स है या फिर प्रिंसिपल, या कौन कौन लोग उसमें शामिल है, उनका संगठन और क्या क्या उनके दायित्व हैं, क्या क्या कार्य हैं, ये सभी वर्णित है धारा नंबर 21। यानी कि धारा नंबर 21 में वर्णित है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन, संगठन व कार्य, यानी कि एसएमसी में कितने मेंबर्स होंगे, उनका काम क्या होगा और उनका जो संगठन है, ठीक है, वो कब कब बुलाया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो धारा नंबर 21 में आई हैं। दैट मीन्स कि आपको याद रखना है कि धारा नंबर 21 बेसिकली एसएमसी के कार्यों और संगठन के बारे में कहा गया है, ठीक है। धारा नंबर 22 है एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करना और योजना द्वारा सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना व अनुदान के आधार पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरकार जितना भी बजट बना रही है शिक्षा को लेकर के, ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ें कहाँ पे अप्लाई हो रही हैं और जो वो विद्यालय में जितना भी अनुदान दिया जा रहा है वो सरकार की योजना के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने ब्लैक बोर्ड के लिए जो पैसे भेजे या बुक्स के लिए पैसे भेजे वो कहीं और अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना किसका काम है, एसएमसी का, ठीक है। चलिए धारा नंबर 23 देखते हैं। तो धारा नंबर 23 है शिक्षक नियुक्ति हेतु शर्तें व वेतन भत्ते सेवा नियम। अगली धारा है धारा नंबर 23। तो ये कहती है शिक्षक नियुक्ति हेतु जितनी भी शर्तें होती हैं, शिक्षक का जितना वेतन भत्ता होता है, उन सभी के बारे में इसमें बताया गया, यानी कि शिक्षक को कितना सैलरी मिलेगा और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। दैट मीन्स कि टीचर को यूपी टेट पास करना होगा कि सी टेट पास करना होगा, तो क्या क्या जो नियम है उसके साथ में इंक्लूडेड है, तो धारा नंबर 23 में बताया गया। धारा नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज। देखिए, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, तो ये सारे धारा नंबर 24 में वर्णित हैं। क्या क्या है शिक्षक के कर्तव्य? पहला, शिक्षक को हमेशा टाइम से आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, समय का और नियमित, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते में एक दिन आए और पूरे 5 दिन पूरा आपने गैप कर लिया, तो ऐसा नहीं है। एज अ टीचर आपको टाइम से आना है, टाइम का पालन करना है। दूसरी चीज़, पाठ्यक्रम का संचालन करना है तय सीमा के तहत। ये नहीं कि आपका एक चैप्टर लेके आप 6 महीने तक अटके रहे और फिर आपका जो 6 महीना है उसमें आपने झटके से पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। टाइम से आपको पूरा करना है, जितना टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि आपको एक लेसन है वो एक समय में पढ़ाना है, तो आपको वो सब करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक बच्चे के पठन के स्तर पर, यानी बच्चा किस स्तर से पढ़ाई कर रहा है, स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, ठीक है,
गति को जांचना, दैट मीन्स कि बच्चा कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पिछड़ रहे हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो तेज़ गति से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आते हैं। तो ये सब भी सारी टीचर की जिम्मेदारियां हैं देखना। दूसरा कि बच्चे की गति और गति के अनुसार एक या फिर जैसे उसकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग टीचर को लेसन प्लान बनाना होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप क्लास में जो सुपीरियर चाइल्ड हैं या जो बच्चे तेज़ हैं या फास्ट लर्नर्स हैं उनसे उनके अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बना रहे हैं और जो स्लो लर्नर्स हैं वो पिछड़ गए, ऐसा भी नहीं करना है। या फिर ऐसा भी नहीं करना है कि जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं और जो फास्ट लर्नर्स हैं वो पीछे चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आवश्यकता होने पर अतिरिक्त कक्षाएं भी लेना। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बच्चा है जो क्लास 5th में पिछड़ गया, ठीक है, उसे फेल कर दिया गया, तो उसके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास की तैयारी करना, अरेंज करना, ये भी एक टीचर का कर्तव्य है। दूसरा, माता पिता अभिभावक को बच्चे की अनुपस्थिति या उपस्थिति की नियमितता बताना, यानी कि बच्चा कितने टाइम क्लास में रहा, कितने टाइम नहीं रहा, तो इसकी भी जो जिम्मेदारी होगी वो टीचर की होगी। अगला, शैक्षिक स्तर की नियमित जानकारी देना, यानी कि बच्चे का स्तर कितना है, बच्चा फर्स्ट क्लास में कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है, 10th क्लास में कितनी 10th क्लास नहीं 5th क्लास में कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना और देना ये भी शिक्षक का काम होता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा तय अन्य शैक्षिक कार्य न करवाने पर कार्यवाही, यानी कि आप एज अ टीचर आपको जो कार्य दिया हुआ है पढ़ाने का, आप उसके अलावा और कुछ काम नहीं करना है। आपके ऊपर ऐसा तो नहीं कि कोई और भी काम करवा रहे हैं, स्कूल की साफ़ सफाई करना या ब्लैक बोर्ड पेंट करवाना, ये सब काम तो आपसे नहीं कराए जा रहे, तो इसके खिलाफ भी आप कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये सारे जो आते हैं ये सारे टीचर की कंट्रोल में, सारे जो टीचर के कर्तव्य हैं वो इसमें बताए गए। इसके साथ साथ ही शिक्षकों की समस्याओं को तय विधि से दूर करना, यानी शिक्षकों की अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि टीचर वहाँ पढ़ाना तो चाहता है लेकिन ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है, छत टपक रही है, ठीक है, या फिर चौक और डस्टर ही अवेलेबल ना हो, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है ये कि बच्चे के साथ साथ टीचर को भी सुविधाएं हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, टीचर की ही जिम्मेदारी है, ठीक है। धारा नंबर 25 ये कहती है कि 6 माह में अनुसूची में तय छात्र शिक्षक अनुपात बनाना, यानी कि छात्र और शिक्षक अनुपात कितना होगा, हमने कहा कि 30 छात्रों पे एक शिक्षक होगा प्राइमरी में, और से जूनियर में होगा 35, यानी 6 से 8 में होगा 35 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक, ठीक है। और स्कूलिंग आवर भी हमने डिस्कस करी थी, तो उस अनुपात को बनाए रखना ये भी एक शिक्षक की जो अनुसूची है उसमें वो तय करना होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो धारा नंबर 27 ये कहती है कि दर्ज कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य में शिक्षक को न लगाना, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि टीचर को जनगणना में या फिर दवाई वितरण में लगा दिया जाता है, तो ऐसे कार्यों में टीचर को वहाँ पे संलिप्त नहीं करना है। टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए आता है, तो पढ़ाना ही टीचर का काम होता है, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला है धारा नंबर 26, यानी कि कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक रिक्त नहीं रखे जा सकते, यानी कि 10% या अगर अधिक जो सीट है वहाँ पे स्कूल में खाली पड़ी है तो उसके लिए भी टीचर को कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सीटें जो हैं वो खाली नहीं रहनी चाहिए। धारा नंबर 27 क्या कहती है, ये कहती है कि शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना आपदा राहत पंचायत राज संस्थाओं स्थानीय निकाय विधानमंडल विधानसभा संसदीय चुनाव से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं दिया जाएगा, यानी कि हो सकता है जनगणना में शिक्षक को, देखिए यहाँ पे स्टार लगा, स्टार मीन्स होता है दोस्तों कि देखिए ये कंडीशनल है, ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही करना है या फिर नहीं करना है। तो जो आपके अंतर्गत कार्य हैं वो आपको आपके हेड मास्टर या जो भी आपके हेड हैं वो आपको बताएंगे जब आप एक टीचर बन जाएंगे। तो इसके अलावा आपके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या नहीं है, ये सब इसमें वर्णित है 27 में, ठीक है, कि आपको क्या कार्य नहीं करने हैं और क्या ऐसे कार्य हैं जो आपको दिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी धारा नंबर 27 बताती है, ठीक है। अगला है देखिए धारा नंबर 28। तो धारा नंबर 28 कहता है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक है दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक सरकारी शिक्षक हैं और आपको स्कूल में ही इतना सारा टाइम स्पेंड हो रहा है, एनर्जी ख़त्म हो रही है, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है वो उज्जवल उनका भविष्य हो, और इसके लिए आप अपना पूरा टाइम वहाँ पे डिवोट करें, एनर्जी डिवोट करें। फिर
आपने कोई और संस्था खोल रखी है, वहाँ पे भी आप ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन होगी और अपना 100% जो परफॉर्मेंस है वो आप वहाँ नहीं दे पाएंगे। इस कारण यहाँ पे प्रावधान है धारा नंबर 28 में कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा या करेगा। ठीक है। धारा नंबर 29 कहती है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रिया व मूल्यांकन प्रक्रिया इसमें बताया गया, यानी कि जो पाठ्यक्रम क्या होगा प्राइमरी के लिए, शिक्षण जो प्रक्रिया है वो कौन सी होनी चाहिए, मूल्यांकन प्रक्रिया कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत इसमें बताया गया धारा नंबर 29 में। अगली धारा यानी कि धारा नंबर 30 कहती है कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8 पूरी करने तक कोई भी बच्चा किसी भी बोर्ड परीक्षा में बैठे या आवश्यक नहीं है, यानी कि कक्षा 8 तक, यानी कि इसमें इनडायरेक्टली यही कहा गया कि कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को कोई भी बोर्ड परीक्षा मतलब नहीं ली जाएगी किसी भी बच्चे से। ठीक है। अगली धारा धारा नंबर 31 कहती है कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण और आयोग के कार्य, इन सभी के बारे में वर्णित है धारा नंबर 31 में। ठीक है। अगला है देखिए धारा नंबर 32, तो इसमें बालक के अधिकार के संबंध में शिकायत और निराकरण व सुनवाई प्रक्रिया के बारे में वर्णित है। फॉर एग्जाम्पल कि बालक के साथ ही किसी भी बच्चे के साथ टीचर बहुत ही अमानवीय व्यवहार कर रहा है, उसे बार बार नीचा दिखा रहा है या फिर लगातार पिटाई कर रहा है, जिससे कि बच्चे को शारीरिक और मानसिक आहत भी बच्चा झेल रहा है, तो इन सब से रिलेटेड जो शिकायतें हैं, या फिर बच्चे को जो स्कूल से सुविधा आ रही है ड्रेस की या फिर फ्री बुक्स की, ये बच्चे को नहीं मिल रही है, तो ये सारी शिकायतें कौन करेगा, ये सारी शिकायतें कहाँ पे करनी है और जो सुनवाई प्रक्रिया है वो क्या होगी, ये धारा नंबर 32 में वर्णित है। अगला देखिए धारा नंबर 33, तो धारा नंबर 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, संगठन, कार्य व सदस्यों की नियुक्ति, वेतन और वेतन भत्ते वाली सारी शर्तें धारा नंबर 23 में वर्णित है। धारा नंबर 34 में है राज्य सलाहकार परिषद का गठन, संगठन, कार्य, सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते व शर्तें सभी लागू हैं, सेवा शर्तें भी इसमें लागू हैं। ठीक है। धारा नंबर 35 में केंद्र राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करना, ये इसमें आता है। ठीक है। धारा नंबर 36 कहती है कि जुर्माना लगाने से पूर्व तय सक्षम अधिकारी से पुनरानुमति, ये सारी चीजें धारा नंबर 36 में वर्णित है। धारा नंबर 37 कहती है कि इस एक्ट के संदर्भ में केंद्र राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारी, केंद्रीय राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायरा नहीं किया जा सकता। ठीक है। यानी कि वाद विवाद का जो रिलेटेड कहने का मतलब है कि इस आरटीआई एक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो सुधारना है, ठीक है, तो उसका आप किसी भी न्यायालय में जाके आप डायरेक्टली अपील नहीं कर सकते, उसके लिए कानून अलग से बनेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है धारा नंबर 38 और इसमें राज्य द्वारा अधिसूचना जारी करना, सभी या किन्हीं नियमों हेतु उपबंध लगा सकने और विशेष परीक्षण के तरीके और समय सीमा का निर्धारण करना, यानी कि स्कूल का वर्किंग डेज कितना होगा। ठीक है। पड़ोसी विद्यालय की स्थापना करने के लिए क्षेत्र व सीमाएं लगाना, जैसे हमने कहा कि हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में उन्हें प्राथमिक स्कूल मिलेगा। ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं उनको, यानी कि 6 से 8 के बच्चे हैं, उनको कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मिलेगा, तो उनके लिए सीमाएं लगाना या क्षेत्र निर्धारित करना इनके बारे में। और 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए कि अभिलेख व रख रखाव की रीति, यानी कि उनके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए। ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में 25% निःशुल्क प्रवेश, इनकी भी बात है। और पुनर्भरण की रीति व तय सीमा, आयु निर्धारित हेतु दस्तावेज, लेट प्रवेश पर शिक्षण की पूर्ति की रीति, मान्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप, तरीके अधिकारी और नेक्स्ट है संस्था प्रमाण पत्र का प्रारूप, अवधि, जारी करने का तरीका, एसएमसी द्वारा किए जाने वाले कार्य, विद्यालय विकास योजना तैयार करने का तरीका, शिक्षक का वेतन भत्ता। तो यही सारी जो नियम हैं, इन्हीं सभी के बारे में जो उपबंध बनाने हैं, उन्हीं के या आप ये कह सकते हैं कि ये जो सारे अधिकार हैं वो किसके अधीन आते हैं, या सरकार के अधीन आते हैं, किसके अधीन आते हैं, तो वो सभी जानकारियाँ इसमें मिलती हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये जो था, ये धारा नंबर 38 थी और ये लास्ट थी, और यही मुख्य धारा है। मतलब अभी तक हमने जितने भी धाराएं पढ़ी थी उन सभी का निचोड़ इसमें है और सारे अधिकार क्षेत्र इसी में वर्णित है। ठीक है। अच्छा,
देखिए यहाँ पे ये जो आपके सामने इमेज है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा अध्याय है और कौन से अध्याय में क्या वर्णित है। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अध्याय नंबर 1 में है प्रारंभिक चीज़ें, यानी कि स्कूल का रख रखाव से लेकर के भी जो चीज़ें हैं या जो नियम बनाने से पहले जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अध्याय नंबर 1 में वर्णित हैं। अध्याय नंबर 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और क्या मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा का, क्या मतलब होता है अनिवार्य शिक्षा का, ये सारी चीज़ें अध्याय नंबर 2 में वर्णित है। अध्याय नंबर 3 में समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, ये सारी चीज़ें अध्याय नंबर 3 में वर्णित हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आप ये बहुत हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि जब जूनियर का एग्ज़ाम होता है ना तो यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि अध्याय नंबर 3 में क्या आया था, अध्याय नंबर 7 में क्या आया था। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना है। देखिए अध्याय नंबर 4 क्या कहता है, तो अध्याय नंबर 4 में है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। अगला है अध्याय नंबर 5, तो इसमें वर्णित है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उनका पूरा किया जाना, ये सभी वर्णित है। अगला है अध्याय नंबर 6, तो इसमें बालकों के अधिकारों का संरक्षण और अध्याय नंबर 7 में है प्रकीर्णन। तो ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारा चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आप इन सब चीज़ों को देख के जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इंजॉय की होगी वीडियो को। हालांकि इंजॉय तो कोई नहीं करता, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो तो आप बोर हो जाते हो ना जनरली। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आप और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखेंगे हमारे चैनल पे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त।